मेटल और सिल्वर लाइन। अर्जेंटम मतलब सिल्वर। सिल्वर कैसा दिखता है? और एनर्जी कंडक्ट करता है। यस, तो सिल्वर मेनली इससे सब यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। इट्स कंपेरेटिबल टू सोना के बाद चांदी, इसका नाम आता है, लेकिन हमेशा सोने के बाद ही आता है। फॉर सेकंड ये इनमें डिफरेंस है। तो हमने ऑरम देखा था, तो ऑरम में क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ऑरम में? ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसकी वजह से वो लीडर बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, चमकते हैं। उनका काम ही उनको दिखाता है, चमकान दिखाता है, उनकी शाइन करता है। तो इनके लिए भी उनको खुद को प्रूव करना इम्पोर्टेंट है। उनको हमेशा लगता है कि ऑरम के सामने वो इंफीरियर फील करते हैं खुद को। तो इनके लिए वो क्वालिटीज उनमें चाहिए थी जो ऑरम के साथ वो कंपैटिबल करे। तो उसके लिए उनमें शाइन थी। वो शाइन इनकी डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर में भी आती है। तो कैसे? तो सबसे पहले ये जो मेटल है ये गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी है। तो इसकी वजह से ये लोग हमेशा हाइपर एक्टिव रहते हैं, इनमें बहुत एनर्जी रहती है। इतनी एनर्जी कि उसका बाद वो एनर्जी का उल्टा हो जाता है, ट्रेमलिंग, सीजर्स, ये सब चालू हो जाता है। तो दोनों हैं इसमें, हाइपर एंड हाइपर के बाद उसकी जो साइड इफेक्ट है, ट्रेमलिंग, सीजर्स, एपिलेप्सी, ये सब है उसमें, कन्वर्जन्स। एंड देन सेकेंड इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर में अर्जेंटम जो है ये फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव मेटल है, इसलिए दैट्स व्हाई ये पीपल को फोटोफोबिया होता है। दे आर वेरी मच सेंसिटिव टू आर्टिफिशियल लाइट, जो ज़्यादा झपक वाली लाइट होती है या आर्टिफिशियल लाइट होती है, इवन सनलाइट, वो भी उनको ज़्यादा सहन नहीं होती है। तो दे आर वेरी फोटोफोबिक पीपल, इसलिए उनको हमेशा लाइट से एग्रीवेशन होता है। एंड देन थर्ड थिंग, ये हमेशा शाइनी रहते हैं। तो ये शाइनीज ने पेशेंट में भी आपको दिखेगा, उनकी स्किन जो है हमेशा शाइन करती है, हमेशा ग्रीजी रहती है। तो वो शाइनीनेस भी इनकी डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर में ऐड होता है। देन ये जो आता है ग्रुप में, तो ये आता है ऑरम और कॉपर के बीच में। तो ये कॉपर और ऑरम दोनों से कंपैटिबिलिटी इसकी जो है अर्जेंटम की होती है। तो उसको ऑरम के साथ चमकना भी है और कॉपर के साथ उठ के भी दिखाना है खुद को, मतलब दोनों के साथ उसको कंपैटिबिलिटी हमेशा रखनी है। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं? तो ऑरम का क्या था, वो उसमें खुद के काम से चमकता है और इनको चमकान खुद की दिखानी पड़ती है। तो इनका मेन जो थीम है ये है कि परफॉर्म करना और खुद को डिफेंस करना। तो ये दो ही वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस एंड डिफेंस। ये लोग जब चाइल्डहुड में होते हैं, तो बच्चे होते हैं, आजकल बच्चों को पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि अभी कोई आया है गेस्ट, कुछ करके दिखाओ। तो वो कुछ करके दिखाता है, तो कुछ भी मिमिक्री करके दिखाओ, गाना गा के दिखाओ, डांस करके दिखाओ। तो बच्चों को क्या, फिर वो करने के बाद क्या होता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, फिर उसके बाद उनको कुछ पैसे वगैरह में भी मिलते हैं। तो उनको लगता है कि मैं परफॉर्मेंस करूंगा तो मेरी वाह वाह हो जाएगी। तो इनके लिए उनके माइंड में सिर्फ यही बैठ जाता है कि मुझे परफॉर्म करना है और मुझे मेरी परफॉर्मेंस से शाइन करना है। तो हमेशा परफॉर्मेंस में बहुत इंटरेस्टेड लेते हैं और उसके लिए वो उनकी जी जान लगाते हैं। जैसे ऑरम ने ड्यूटी के लिए जी जान लगा दी, इसने हमेशा अपने परफॉर्मेंस के लिए जी जान लगा देते। तो अभी परफॉर्मेंस करने के लिए क्या चाहिए, कुछ तो स्किल चाहिए ना उसमें। तो कैसे परफॉर्म करेगा, कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे परफॉर्मेंस में? अगर कोई इंसान परफॉर्म करता है तो कैसे परफॉर्म करता है, क्या चाहिए उसके पास? कॉन्फिडेंस। किसके थ्रू परफॉर्म करेंगे हम? मैं अभी परफॉर्म कर रही हूँ आपके साथ, कुछ तो कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं कुछ बोल रही हूँ, स्पीच। तो परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास वो ऑर्गन्स चाहिए। तो क्या क्या परफॉर्मेंस वाले ऑर्गन्स हैं? बोलना मेरा इम्पॉर्टंट है। तो वो वक्तृत्व जे म्हणतात मराठीमध्ये, ते तुमचं चांगलं पाहिजे। तुम्ही डान्स चांगला करू शकता, तुम्ही गाणं चांगलं गाऊ शकता, तुम्ही चांगले लेख लिहू शकता, तुम्ही चांगले म्युझिशियन असू शकता। तो ह्याच्यामधून तुमची जी क्रिएटिव्हिटी आहे, तुमचा परफॉर्मन्स आहे, स्टेज परफॉर्मन्ससाठी ह्या सगळ्या गोष्टी जर असतील तरच तो परफॉर्म करणार। तो परफॉर्मेंस के लिए जो जो ऑर्गन्स चाहिए, जो जो ऑर्गन्स इम्पॉर्टेंट है, वो ही इनका स्फीयर ऑफ एक्शन है। यहाँ पे ही इनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वो परफॉर्म्स नहीं कर पाते तब उनका डिजेनरेशन स्टार्ट होता है और तभी म्यूजिशियन को राइटर्स कैंप हो जाएगा, राइटर्स को राइटर्स कैंप हो जाएगा, ब्रेनी वर्क्स वाले लोगों को पार्किंसन हो जाएगा, ट्रेमर्स हो जाएंगे, और जिसके थ्रू वो उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं कर सकती। जैसे हमने लास्ट में देखा था, डांसर थी वो और उसको एवियन हो गया। तो जो परफॉर्मिंग ऑर्गन है वहाँ पे ही उनका डिजेनरेशन हो जाता है, ताकि वो उधर ही कोलैप्स हो जाते हैं, फिर वो वीकनेस डेवलप हो जाता है। उनकी मेन ये थीम है
कि उनकी लाइफ में अगर उनको सर्वाइव करना है तो उनको परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने के लिए उनको उनकी पोजीशन मेंटेन करने के लिए हमेशा झगड़ा करना पड़ता है खुद से। हमेशा वो प्रेशर में रहते हैं कि अभी मुझे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मुझे अच्छा कुछ तो स्किल दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। तो वो हमेशा खुद से ही डिफेंस करते हैं, मुझे करना है, अच्छा ही करना है। तो इस चक्कर में वो एंटिसिपेशन, हरीडनेस, इम्पेशेंस, ये सब उनमें स्टार्ट हो जाता है। खुद को ही वो उतना कैपेबल बनाना चाहते हैं, खुद को ही ब्लेम करते हैं, अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो फिर नर्वसनेस, डिप्रेशन ये चला जाता है। जैसे ऑरम में डिप्रेशन में वो चले जाते हैं सुसाइडल, वैसे ये लोग भी उसमें ही चले जाते हैं। लेकिन ऑरम का पाथ और सर्वाइवल का मोटो अलग था, ड्यूटी करके था, और इनका परफॉर्मेंस करके था। तो ये इनका मेन इंपॉर्टेंट है। तो वो एविन का केस इसके थ्रू वो स्टार्ट होता है। परफॉर्म करना और परफॉर्म करने का ऑर्गन ही जो है वही डैमेज हो गया, तो फिर क्या रह गया लाइफ में। तो उनके लिए फिर वो डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स वो सब चला जाता। बाकी इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये एंटी साइकोटिक है। एंटी साइकोटिक मोस्टली माइसिन कवर करता है। देन ये कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है। इसमें मोस्टली इंटेलेक्चुअल फीचर्स होते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, ब्रेनिंग वर्क करने वाले, इसलिए स्टूडेंट्स में भी ये अच्छे से काम करता है। जिनमें फियर ऑफ एग्जाम हो या स्टूडेंट पढ़ाई ब्रेन फैट ज़्यादा हो, उनके लिए भी ये ज़्यादा काम करता है। सो मोस्टली इंटेलेक्चुअल फीचर इनमें प्रिडोमिनेंट होते हैं कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो हमेशा इनको बताया गया है कि वो इतना इंटेलेक्चुअल यूज़ और वो सब ब्रेनी होने की वजह से उनमें एक रिंकलिंग आ जाती है। जो ओल्ड एज में कैसा लुक आ जाता है, तो वैसे एक एज ओल्ड लुक ऑफ, इसको स्पेशली बोलते हैं इमोशनल रिंकलिंग। तो ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में मार्क होता है, इमोशनल रिंकलिंग, जिसमें वो एज उनकी उतनी नहीं है लेकिन वो प्रीमैच्योरली उतने ओल्ड दिखते हैं, उस लेवल के दिखते हैं। वो रिंकलिंग वहाँ पे स्टार्ट होती है क्योंकि हाई थिंकिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि वो इतने ज़्यादा उतने ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं इसलिए। सो एजेड लुकिंग पीपल इसमें आते हैं, तो उनकी एज नहीं है उतनी तो भी। देन हमेशा इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लीन थिन होते हैं, टॉल होते हैं, इमैसिएटेड एंड पेल। मोस्टली और अर्जेंटम जो है वो चीनी है, एक्सेप्ट अर्जेंटम नाइट्रिकम, अर्जेंटम आयोडम एंड अर्जेंटम मेटालिकम एंड इवन सल्फर अर्जेंटम। देन डायथेसिस, प्रोफिलस डायथेसिस है, इसकी एक्शन ग्लैंड्स पे ज़्यादा है। स्फीयर ऑफ एक्शन जैसे मैंने बताया, इसकी सबसे ज़्यादा एक्शन बोन्स पे होती है, तो दैट्स व्हाई एलियन से लेके या सब कुछ इसमें कवर करता है। हिप्स जो है इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो ईच एंड एवरी कार्टिलेजेस, बोन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, ग्लैंड एंड देन सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम, फिर नर्व्स इन्वॉल्व होता है। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस के लिए ऑर्गन है वो इसमें फिर कवर हो जाता है। एंड इवन ब्लड। तो ये 6 सिस्टम की इसकी एक्शन सबसे ज़्यादा मार्क है। एलिमेंट फॉर्म, इनमें एलिमेंट फॉर्म हमेशा फ्राइड की वजह से आपको देखा जाएगा, बिकॉज ऑफ एक्सेस शुगर होगा, शुगर एग्रेवेशन है इनको। इवन सॉल्ट एग्रेवेशन भी इनमें है, जैसे मैंने बताया फोटो सेंसिटिव, तो सन स्ट्रोक इनमें ज़्यादा देखे जाते हैं, सन एग्रेवेशन भी इनमें है। एंड टोबैको, ये सब इनकी एलिमेंट फॉर्म है। अर्जेंटम ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक ये है हिस्टेरिया। हमेशा आपको ये हिस्टेरिया में ज़्यादा दिखेंगे ये लोग, क्योंकि ट्रेमर्स एंड ये हिस्टेरिकल भी उनमें कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि फियर, एप्रीहेंशन, ट्रेमर्स इतने ज़्यादा मार्क हो जाता है अपना। देन ग्रेट एप्रीहेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट अर्जेंटम का, और ये सब उनका खुद का ही थॉट किया हुआ है, खुद के लिए ही उनको खुद को बेस्ट दिखाना है, अच्छा परफॉर्म करना है, उसके पहले ही वो इतना डर जाते हैं, खुद ही वो क्रिएट कर लेते हैं कि मैं बेस्ट परफॉर्म करूँगा कि नहीं। स्पेशली व्हेन गेटिंग रेडी, ये आपको सबको पता ही है ऑलरेडी। सो डायरिया, जब व्हेनेवर दे आर रेडी फॉर द मीटिंग और समथिंग, तब वो। एंड मोस्टली इसमें मार्क है व्हेन देयर इज फियर, मेंटल कंफ्यूजन एंड डिजीनेस, इनमें ज़्यादा रहता है।
ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। ये मेटल ग्रुप में आता है, तो मेटल की क्वालिटीज़ इसमें ज़्यादा है, तो मेटल की क्वालिटीज़ में ये भी आ जाता है। देन सुसाइडल टेंडेंसी। इम्पल्सिव मतलब हमेशा उनको वो फियर और एंटिसिपेशन की वजह से हमेशा हरी, कुछ भी करना है तो जल्दी जल्दी में करना है, दैट्स व्हाई दे आर वेरी इम्पल्सिव। और सुसाइडल में दे ऑलवेज, जैसे ऑरम है सुसाइडल में चला जाता है, वैसे हमेशा सैड मूवी वैसे ही रहता है, क्योंकि उनको लगता है अभी सर्वाइव में परफॉर्मेंस नहीं कर सकता तो मेरी लाइफ का सर्वाइवल ही क्या है, मैं किस बेस पे रहूँ अभी, तो इसलिए सुसाइड। देन इन्फ्यूरिटी फीलिंग, इनमें वो ऑरम की वजह से उनको हमेशा लगता है कि मुझे परफॉर्म करना है, मुझे सर्वाइव करना है, तो ये सर्वाइव करने के लिए खुद की एबिलिटीज़ पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें एंटिसिपेशन फियर है, तो इस चक्कर में वो खुद को इन्फीरियर फील करते हैं, बहुत अंदर ही अंदर बहुत इन्फीरियर फील करते हैं, और ये इन्फीरियरिटी छिपाने के लिए वो झूठा मूठा एरोगेंस दिखाता है। तो ये एरोगेंस आपको इनमें दिखेगा, लेकिन वो जो है वो एरोगेंस जो होता है वो रिजर्व एरोगेंस उसको बोलते हैं, वो दिखाते हैं लेकिन वो वैसे एरोगेंट नहीं है, बट इन्फीरियरिटी खुद की छिपाने के लिए उनको अलग कुछ तो दिखाना पड़ता है, दैट्स व्हाई वो एक मास्क पहन लेते कि एरोगेंसी है उनमें अंदर से, बट अंदर से उनको सोसाइटी में जाना है, लोगों में परफॉर्म करना है, तो हमेशा ये लोग आपको एकदम रिफाइंड दिखेंगे, सिविलाइज दिखेंगे, सब कुछ मैनर्स वगैरह इनमें अच्छे से सब होती है। ये एरोगेंट दिखाते हैं लेकिन अंदर से ये लोग बहुत जेंटल होते हैं, इनको सॉफ्ट कलर्स वगैरह बहुत पसंद है। एंड रिजर्वनेस इनमें बहुत मार्क है, ये कभी भी इनकी इन्फीरियरिटी और ये सब कुछ किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, दे आर वेरी रिजर्व। देन रेस्टलेसनेस, हरीडनेस की वजह से और सब एंटिसिपेशन की वजह से रेस्टलेस बहुत ज़्यादा मार्क है। ये हमेशा उनको लगता है कि मुझे वो चीज़ अचीव करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है, उस चक्कर में वो हमेशा रेस्टलेस रहते हैं, कैसे भी करके वो अचीव करना है और जल्दी करना है। तो रेस्टलेसनेस, इम्पेशेंट, रेस्टलेस लेग्स, ये सब इनमें मार्क है। देन ड्रीम्स, तो ये लोगों को जब भी ये परफॉर्म करते हैं तो उनको लगता है कि मैंने अगर ठीक से परफॉर्म नहीं किया तो मैं कहाँ से भागूँ, तो हमेशा उनका नज़र परफॉर्मेंस के पहले भागना कहाँ से है, एग्जिट की तरफ पे उनका हमेशा ध्यान रहता है, और ये परफॉर्मेंस का प्रेशर इतना रहता है कि वो खुद को बहुत सफोकेट फील करते हैं, और ये सफोकेशन की वजह से उनको लगता है मैं अभी कहाँ, मतलब कब जाऊँ यहाँ से बाहर, इतना वो खुद को प्रेशराइज कर लेते हैं, उतना वो खुद पे टेंशन लेते हैं कि मैंने ये नहीं किया ठीक से तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, उस सब फियर एंटिसिपेशन में सफोकेशन पैदा होता है, और इसलिए ये लोग कभी भी लिफ्ट में नहीं रह सकते, इसलिए ये सब फोबियाज उनमें ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा दे वांट ओपन एयर, और हमेशा इसलिए उनको दरवाज़ा किधर है ये सबसे पहले उनको देखना है, स्टेज पे परफॉर्म करने के पहले भी उनको एग्जिट कहाँ है ये हमेशा वो चेक करते पहले। सपने में भी उनको यही फिर आता है, ड्रीम्स ऑफ बीइंग लॉफ्ट। तो ये सब क्यों है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, फियर ऑफ फेलियर इनमें सबसे ज़्यादा मार्क है, इसलिए ये सब इतना ज़्यादा प्रेशर और एंटिसिपेशन सब कुछ है। फियर ऑफ फेलियर, बाकी भी फियर सब कुछ है इसमें, फेलियर का सबसे ज़्यादा है। एंड देन ये सब चीज़ में मेंटल एग्जॉशन, मेंटल वीकनेस, इतना कि मेंटली फ्रस्ट्रेशन भी उनमें देखा जाता है, फिर फॉरगेटफुलनेस, डिमेंशिया, पार्किंसनिज्म, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, जो स्टूडेंट्स को आते हैं सिम्टम्स, ये सब भी उनमें है, वो फियर ऑफ एग्जाम एंड फियर ऑफ फेलियर की वजह से। फिजिकल सिम्टम्स में नर्वसनेस मैंने बताया इसमें सबसे ज़्यादा मार्क है, तो ट्रेमलिंग हमेशा आपको इनमें दिखेंगी, पाल्पिटेशंस भी मोस्टली इनमें रहते हैं, इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स ये हमेशा रहता है ये नर्वसनेस की वजह से। देन हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, सो हाइपर एस्थेटिक एंड एनेस्थेटिक दोनों कंडीशन इनमें देखी जाती है, क्योंकि नर्व्स अफेक्शन सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम पे ज़्यादा काम कर रहा है इसलिए।
देन म्यूकस मेम्ब्रेन पे अफेक्शन है, परफॉर्मेंस वाला अगर सिंगर है उसको सिंगिंग के थ्रू परफॉर्म करना है तो हमेशा वो परफॉर्मेंस ऑर्गन जो है उनका थ्रोट वो खराब होगा, तो हमेशा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस म्यूकस मेम्ब्रेन पे अफेक्शन होने की वजह से वो कंप्लेंट में ज़्यादा देखी जाती है, हमेशा इरिटेशन उसमें होती है थ्रोट में। देन कभी भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो ये डीजनरेशन की तरफ जो मैंने बताया था वो जाते हैं नेगेटिव थिंकिंग और सबकी वजह से, तो डीजनरेशन मोस्टली डीजनरेशन ऑफ किडनी, लीवर, ग्लैंड्स, ये ज़्यादा इनमें मार्क है। लास्ट टाइम मैंने बताया था अर्जेंटम और स्टैनम ये इसी ग्रुप में आते हैं, इसलिए ये मोस्टली लेफ्ट साइड कंप्लेंट्स ज़्यादा कवर करते हैं। इसमें आपको पता है जो लेफ्ट साइड रेमेडीज होती है वो हमेशा इमोशनल थिंकिंग होती है, उनमें कॉन्फिडेंस की हमेशा कमी होती है, वो हमेशा डोमिनेंट उनकी लेफ्ट साइड होती है, और जो राइट साइड रहते हैं वो हमेशा प्रैक्टिकल थिंकिंग वाले लोग रहते हैं, तो उनकी हमेशा राइट साइड आपको दिखेगी। तो लाइको हमेशा प्रैक्टिकल, उनके लिए इमोशनल इतने इम्पोर्टेंस नहीं है, करना है बस, ये इमोशनल है, ये फियरफुल है, इनको कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इंफीरियर खुद को फील कर रहे हैं, तो इनकी इमोशनल साइड मार्क है, तो दैट्स व्हाई लेफ्ट साइड इट इज रिलेटेड टू हार्ट, सो इमोशंस लेफ्ट साइड, एंड देन राइट साइड मोस्टली दे आर प्रैक्टिकल पीपल, ऑलवेज दिमाग से सोचते हैं, उनके लिए इमोशन उतने इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये उनमें ज़्यादा डिफरेंस है। देन ये सब चक्कर में स्लीप, कैसे उसको नींद आएगी, तो स्लीप प्रॉब्लम इनमें सबसे ज़्यादा है, डिफिकल्टी इन फॉलिंग अस्लीप। नर्व्स पे अफेक्शन होने की वजह से न्यूराल्जिया मार्क है, नर्व्स अफेक्शन की वजह से शूटिंग पेन इनमें कॉमन है, इलेक्ट्रिक पेन, शूटिंग पेन एंड देन टिंगलिंग एंड नमनेस। थ्रोट में मैंने जैसे बताया था म्यूकस मेम्ब्रेन में थ्रोट अफेक्शन होगा इन लोगों में ज़्यादा, टॉन्सिल अफेक्शन होगा, लैरिंजाइटिस होगा, जो थ्रोट से रिलेटेड सब प्रॉब्लम है ये आपको इसमें दिखेंगे। देन हार्ट से रिलेटेड पाल्पिटेशन, इनके जो डिस्चार्जेस रहते हैं वो येलोइश रहते हैं और प्रोफ्यूज रहते हैं। Desire for sweet, sour, chocolates, alcohol and sugar. Sugar craving अर्जेंटम में सबसे ज़्यादा मार्क है, that's why chocolates इनको ज़्यादा पसंद है। And aversion to fat and meat. गले से रिलेटेड है तो कुछ भी ऑयली खाएंगे तो गला खराब होने ही वाला है, तो ज़्यादा फैट जो है ज़्यादा एग्रीवेशन में देखा जाता है। देन मोडालिटीज मोस्टली एग्रीवेशन नाइट, एग्रीवेशन मेंटल एक्सर्शन, इमोशन, एग्रीवेशन फ्रॉम शुगर, एग्रीवेशन यूजिंग वॉइस, जो परफॉर्मिंग ऑर्गन है उसका ज़्यादा काम करने के बाद एग्रीवेशन होने ही वाला है। Aggravation in crowd, aggravation touch, and aggravation cold damp. बेटर बाय क्या है, मेंटल ज़्यादा काम करेंगे तो उनको किससे अच्छा लगेगा, स्टिमुलेंट से, तो स्टिमुलेंट में बेटर बाय कॉफ़ी। बेटर बाय कोल्ड ओपन एयर, रेस्टलेस है सो ऑलवेज बेटर बाय मोशन। और इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑलवेज एम्यूलेशन बाय टाइट बैंडेज और प्रेशर।
करना है, ये परफॉर्म नहीं कर पाते, खुद के ऊपर ही वो सोच रहे हैं, डाउट में है कि मैं परफॉर्म कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो वहाँ से टिमिडिटी मार्क हो जाती है, ट्रेमर स्टार्ट होते जाते हैं टेंशन की वजह से, और फिर इसकी वजह से जो है उनको खुद की वर्थ के ऊपर कितने वो वर्दी है, उनको ही उस वर्थ के ऊपर डाउट है कि मैं कर पाऊँगा, आई कैन और आई कैन नॉट, यही उनको वो डाउट है। तो उसकी वजह से एंटिसिपेशन और नर्वसनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि जिसमें वो माहिर थे वही चीज़ उनसे छूटने लगती है। फिर ये होने की वजह से वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर सुसाइडल थॉट्स एंड ऑल दिस थिंग एंड रीजनरेशन स्टार्ट्स। और इतने ज़्यादा सोचने के बाद, फियर के बाद, वो एंजाइटी, हरीडनेस, उसके बाद जो है इनमें एक मेंटल वीकनेस आ जाती है। सो ये रेमेडी ज़्यादा मार्क होती है ग्रेट मेंटल वीकनेस के लिए। ग्रेट मेंटल वीकनेस में बाकी भी ड्रग्स है, जिसमें वीकनेस में क्या होगा, उनको मेंटल वीकनेस मतलब मेंटली कुछ भी वो काम नहीं कर पाएंगे, तो कंसंट्रेशन नहीं होगा, परफॉर्मेंस उनसे नहीं होगा, कुछ भी चीज़ हमेशा वो भूलेंगे, डिमेंशिया होगा, पार्किंसन होगा। तो ये सब के लिए ये बेस्ट रेमेडी है। तो इसके लिए और कौन सी रेमेडी है जिसमें मेंटल वीकनेस ज़्यादा मार्क है? तो इसमें आती है मेडोराइनम, पैलेडियम और लेकेसिस। अगर इनको कंपेयर करें इसमें, तो पैलेडियम में क्या है, पैलेडियम खुद को क्या समझते हैं? सुपर, वो प्राउड फीलिंग है उनमें, वो ईगो है उनमें, तो इनमें भी मेंटल वीकनेस आ जाता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि उनमें भी शोइनेस है, बट लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स और ईगो है, जो अर्जेंटम में नहीं है। वो झूठा एरोगेंस दिखाते हैं, डिक्टेटोरियल दिखा सकते हैं, लेकिन उनमें एरोगेंस, ये जो है खुद के लिए वो ईगो, वो बिल्कुल भी इनमें नहीं है। दैट्स वाई वो डिफरेंशिएट वैसे हो जाते हैं। वही सेम चीज़ मेडोराइनम में भी है। मेडोराइनम में भी फीलिंग ऑफ इनर वीकनेस है, एंड दे कवर इट विद एंटिसिपेटरी एंजाइटी एंड ईगोटिज्म एंड स्टेज फियर। तो सेम अर्जेंटम में है, लेकिन अर्जेंटम में मेडोराइनम की जैसा ईगो नहीं है, इसमें भी यही डिफरेंस है। एंड इवन लैकेसिस में भी यही है, उनमें भी ये लैकेसिस भी मोस्ट मार्क कम्युनिकेशन पे है एंड स्पीच पे है, एंड उसके साथ उनमें भी ईगो है। तो ये तीनों ड्रग में ईगो है, एंड वो सब स्किल्स है, वही सब एंटिसिपेशन है, सब कुछ है, लेकिन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट सिर्फ ये है कि अर्जेंटम में ये सब होने के बाद उसमें वो ईगो नहीं है कि आई एम द बेस्ट, ये या वो वैसे वाला फीलिंग नहीं है, उससे वो डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है।